आप सभी लोगों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बहुत सामान्य समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है, हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, बालों का गिरना, गंजापन। और उसके विषय में आपको बताऊंगा कि इसके क्या कारण हैं और योग में इसका क्या समाधान है। आप कौन से योगिक क्रिया करके इस पर काफ़ी काबू पा सकते हैं, बालों का झड़ना आप रोक सकते हैं। स्पेशली बात करेंगे इस वीडियो में पुरुषों के गंजापन को लेकर कि पुरुषों के बाल क्यों झड़ते हैं और वो कैसे रोकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप फीमेल हैं, अगर आप महिला हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। आप भी देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं कारण बताऊंगा और इसके जो समाधान बताऊंगा वह आप लोगों के लिए भी है। इसमें मैं कोई दवाई के बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ, न तो कोई पेस्ट बताऊँगा कि इस पेस्ट को लगा लीजिए। सिर्फ जो मेरा अनुभव है, योग का जो अनुभव है, उसको शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपके बाल रोज़ 50 से लेकर 100 बाल रोज़ झड़ते हैं तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने बाल लगभग झड़ते हैं रोज़ सबके, और किसी किसी के नहीं भी झड़ते हैं और इतने बाल वापस भी आ जाते हैं। समस्या तब होती है जब बाल लगातार झड़ते रहते हैं और बाल वापस नहीं आते। इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि कारणों का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तब तक समाधान जानने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप फिर गलतियाँ करते जाएंगे। बालों के झड़ने के पीछे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो देखा गया है कि हेरिडिटी। बहुत से लोगों के वंशानुगत ये समस्या होती है। उनकी फैमिली हिस्ट्री में अगर बाल झड़ रहे हैं, उनके पिताजी के झड़ रहे हैं, बाबा दादा के झड़े हैं, या फिर मामा या नाना के झड़े हैं, तो अगर इस ऐसी स्थिति में आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो माना जा सकता है कि हो सकता है आपको वंशानुगत समस्या हो। किसी किसी को लंबी बीमारी के कारण बाल झड़ते हैं, डायबिटीज़ हो गया, जॉन्डिस हो गया, लंबा बुखार हो गया, तब भी दवाओं के कारण ऐसा होता है। कुछ लोग ब्लड थिनर लेते हैं, खून को पतला करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, इसके कारण भी बाल झड़ता है। आयरन की कमी की वजह से और प्रोटीन की कमी की वजह से भी बाल झड़ता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। साथ ही साथ जो लोग विटामिन ए के सप्लीमेंट अधिक लेते हैं उनके अंदर भी ये समस्या पाई गई है। स्ट्रेस, नींद की कमी यानी तनाव और गुस्सा बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इससे आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप विटामिन सी की कमी है या आप जो माल न्यूट्रिशन है, बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। इतने सारे कारण हैं, और भी कारण हैं, लेकिन मेन रीज़न मैंने आपको बताया है, मेन कॉजेज क्या है। साथ ही साथ आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर आपके अंदर पित्त की अधिकता है, जो वात, पित्त और कफ त्रिदोष होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, उसमें अगर पित्त की अधिकता है तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। इसलिए शरीर में पित्त को बनने नहीं देना है, जितना जरूरी उतना ही पित्त बने। पित्त जरूरी भी है, लेकिन अगर एक्सेस बाइल बन रहा है अपनी बॉडी में तो ये बाल को झड़ने के लिए रीज़न हो सकता है। अब पित्त क्यों बनता है, तो डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि आजकल बहुत गड़बड़ हो गया है। जो जंक फूड हैं, जंक फूड आप समझ रहे हैं, बर्गर, चाउमीन, ऐसे चीज़ों से बचना है। जो ऑयली चीज़ें हैं, स्पाइसी चीज़ें हैं, इनसे बचना है। फ्रूट्स का सेवन अधिक करना है, यह बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। आप चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल और स्मोकिंग से भी दूर रहिए, क्योंकि इन सब का प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। ओवरऑल हमारे ब्लड को दूषित करते हैं, ब्लड हमारा शुद्ध नहीं होता, उसका प्रभाव हमारे बाल की जड़ों पर पड़ता है। बाल झड़ते क्यों हैं, तो आपको बता दूँ कि हमारे सिर में हेयर फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल्स का मतलब रोम छिद्र, बाल की जड़ें जहाँ जमी हुई होती हैं जिस छिद्र में, उसको फॉलिकल्स बोलते हैं। और फॉलिकल्स का काम है कि अगर बाल वहाँ से झड़े तो नए बाल वहाँ से उगाना। लेकिन समय के साथ अगर बाल झड़ता है और उगता नहीं है तो समस्या उत्पन्न होती है। अब बाल उगता क्यों नहीं, इसका रीज़न ये है कि जो फॉलिकल्स हैं उनमें या तो बहुत अधिक डैंड्रफ जम गया और रूसी बहुत अधिक हो गई हो, या समय के साथ इन कारणों से, जितने मैंने अभी आपको रीज़न बताए हैं, कारण बताए हैं, उन कारणों से, अधिक स्ट्रेस लेने से, दवाइयाँ खाने से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, इन कारणों से जो फॉलिकल्स हैं, जो छिद्र हैं, धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो सिकुड़ के बंद हो जाते हैं। बंद हो गए तो नए बाल आना मुश्किल है। और अब योग में क्या करना है, योगासन क्या करता है, प्राणायाम क्या करता है। नंबर 1 कि हमारे ब्लड को प्योर करता है। दूसरा, कुछ ऐसे स्पेशल आसन हैं, विशेष आसन हैं, जो हमारे हेड की तरफ, सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तो जब आपका ब्लड प्योर होगा, वह उसमें अधिक ऑक्सीजन होगा और वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सिर की तरफ अधिक जाएगा, तो बालों की जो जड़ें होती हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, उनमें ताज़ा ब्लड मिलेगा, शुद्ध ब्लड मिलेगा, प्योर ब्लड जाएगा, तो जड़ें मजबूत होती हैं बालों की। अब बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो जल्दी गिरेंगे नहीं। साथ ही साथ जो फॉलिकल्स हैं, जो बता रहा हूँ कि रोम छिद्र होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, जल्दी बंद नहीं होते, इसीलिए आपके बाल लंबे समय तक आपके सिर पे रहते हैं।
और सबसे ज़रूरी है कि अगर किसी के बाल झड़ गए हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, तो आपको बहुत अधिक चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप गंजेपन को भी एंजॉय करिए। ऐसा ना हो कि बाल कम हो गए हैं, बाल झड़ गए हैं, या एम शेप में हो गए, या फिर ऐसे उल्टे यू शेप में हो गए हैं, तो आप बहुत अधिक चिंतित होइए। ठीक है, बाल सिर में अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं, लुक अच्छा आता है। कई लोगों का प्रोफेशन इस तरह होता है कि भाई उनको फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाल झड़ गए तो आप बहुत अधिक टेंशन लीजिए। इसकी वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, खास करके जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, जिनके कम उम्र में 20-21 साल में बाल झड़ने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से आसन हैं जो आपके हेड रीजन में ब्लड अधिक पहुंचाते हैं, उनको एक्टिव रखते हैं फॉलिकल्स को, और आपके बाल को झड़ने से रोकते हैं। स्ट्रेस की बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि स्ट्रेस और एंगर, गुस्सा और तनाव आपको नहीं लेना है। बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल है हमारे बालों को झड़ने के लिए, क्योंकि जब आप गुस्सा लेते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, हार्मोन्स में बदलाव होता है। इसके कारण भी बाल झड़ते हैं। तो गुस्सा कम करने के लिए योग से बेहतर कोई समाधान नहीं है, इसलिए आप योग करिए। तो आइए एक एक करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आसन करने हैं और कौन से प्राणायाम करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे अर्धशीर्षासन की। अर्धशीर्षासन कैसे करेंगे? उनके लिए जो शीर्षासन नहीं कर पाते। अर्धशीर्षासन के लिए आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं करीब आपको 8-10 आसन बताने जा रहा हूँ। वैसे तो ऐसे बैठ जाना है। यहाँ आप कुछ गोल कपड़ा रख सकते हैं और उसमें ऐसे सिर को रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी गद्दे पर रख सकते हैं और ऐसे करके कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके सिर की तरफ रक्त संचार अधिक होगा। इसमें आपको 3-4 मिनट रुकना है और धीरे धीरे वापस आ जाना है। ये हो गया अर्धशीर्षासन। अब जिनसे शीर्षासन हो जाता है वो लोग शीर्षासन भी कर सकते हैं। शीर्षासन में क्या करना है कि अपने सिर को नीचे रखना, पैर को ऊपर करना है, बिल्कुल सीधा। अब जानते हैं ऐसे पूरा पैर मेरा दिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको भी आप 2 मिनट तक कर सकते हैं। सब लोग नहीं कर पाएंगे तो आप दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। जिनका अभ्यास नहीं है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनके आंखों में लाली होती हो, उनको शीर्षासन करने से मना किया जाता है। अगर आप हेल्दी है तो आप कर सकते हैं, दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं। तो अर्धशीर्षासन हो गया, शीर्षासन हो गया। अब आपको बताने जा रहे हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन में आपको ऐसे लेट जाना है और पैर ऐसे उठाइएगा एल शेप में। पैर हो सकता है पूरा ना दिखे, आप बगल में देख सकते हैं, ऐसा पोज बनेगा फाइनल। और धीरे धीरे ऐसे दोनों पैर को उठाना है, ऐसे। इसमें भी आप देखिए ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ हो रहा है। एक से 2 मिनट तक आप रुक सकते हैं सर्वांगासन में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है पूरा बताने में। 3 आसन हो गए, अर्धशीर्षासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। अब आपको करना है बाल आसन या शशांकासन। वज्रासन में बैठना है, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठा लेना है और सामने ऐसे रखिएगा। बहुत आराम से धीरे धीरे करिएगा। इसमें हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, और लेकिन आप धीरे धीरे आराम से करिएगा। सिर को ऐसे नीचे रख लीजिएगा। इसको शशांकासन, शशकासन, कहीं कहीं बालासन भी कहा जाता है। अब 5वां आसन करना है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन के लिए आपको वज्रासन में बैठने के बाद हाथ को ऐसे रखेंगे और फिर पैर ऐसे कर लेंगे। इसमें भी आप कम से कम 2-3 मिनट तक रुक सकते हैं। धीरे से वापस आ जाइएगा। अधोमुख श्वानासन 5वां आसन था। उसके बाद आपको करना है पादहस्तासन या उत्तानासन। सीधे खड़े होना है और खड़े होने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, पूरा कान के सीध में सटा के रखिएगा और सांस बाहर निकालते हुए ऐसे आते हुए अपना दोनों हाथ पैर के पंजों के बगल में रख लीजिएगा। दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हैं।
बिल्कुल सिर ढीला छोड़िएगा और सोचिएगा कि ब्लड आपके सिर की तरफ आ रहा है, आपकी बालों की जड़ों में जा रहा है, एक एक बाल की जड़ों में रक्त संचार अधिक हो रहा है। धीरे धीरे वापस आइएगा। सातवां पोज आपको बताने जा रहा हूँ उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी लाभदायक है। इसमें घुटने के बल आप पहले ऐसे बैठिएगा, घुटना उठा लीजिएगा, घुटने के बीच में थोड़ा गैप कर लीजिएगा, जितना आपके शोल्डर की चौड़ाई है उतना कर लीजिएगा, पीछे बेंड होना है ऐसे। और इस पे हाथ रख के कर सकते हैं या फिर यहाँ हाथ रख के कर सकते हैं। ये हो जाएगा। सारे आसन जो मैं बता रहा हूँ ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले हैं। वज्रासन करिएगा, ये आपके पेट के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसमें हमारा ब्लड सिर की तरफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक है। पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल झड़े नहीं, आपके बाल पके नहीं। क्योंकि पेट अगर आपका साफ नहीं है तो टॉक्सिन्स अधिक बनेंगे, आपका ब्लड प्योर नहीं होगा, खून आपका दूषित होगा, गंदा खून होगा, और वो तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। उसमें बालों का झड़ना भी एक है। इसलिए मैंने बताया है शुरू में कि जंक फूड से दूर रहिएगा। आप जंक फूड से दूर रहेंगे, फ्रूट्स अधिक खाएंगे और साग सब्जी अधिक खाएंगे, सलाद अधिक खाएंगे, तो पेट आपका ऑटोमेटिकली साफ रहेगा। तो इस चीज़ को मत भूलिएगा कि पेट साफ रहना चाहिए। तो वज्रासन आपको करना है, 15 मिनट तक करना है। भोजन के पहले भी बैठिए, भोजन के बाद भी बैठिए। वज्रासन के बाद आपको करना है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए पद्मासन अगर लग जाता है तो पद्मासन लगा लीजिएगा ऐसे। नए लोग हैं तो हो सकता है उनका पद्मासन ना लगे, तो आपका पालथी मान लीजिएगा या अर्ध पद्मासन ऐसे लगा लीजिएगा। अर्ध पद्मासन तो लग जाएगा कि एक पैर थाई के ऊपर रखना है। मैं पद्मासन करके बता रहा हूँ, अगर लग जाता है तो ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। फिर लेट जाइएगा, दोनों हथेलियों को सिर के पीछे ऐसे, कंधे के नीचे रखिएगा हथेली को और सिर को ऐसे नीचे रखिए। ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा तो आप यहाँ रख सकते हैं, चाहिए तो आप नीचे यहाँ सपोर्ट दे सकते हैं। नए लोगों के लिए कम से कम 30 सेकंड तक रहिएगा, आधे मिनट तक वापस आ जाइएगा। अभी आपने 8 योगासनों का अभ्यास देखा, ये 8 आसन करने हैं। अब मैं आपको 2 सांस से संबंधित क्रियाएं यानी प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है कपालभाति। कपालभाति हालांकि क्रिया है, लेकिन इसको आजकल प्राणायाम भी कहा जा रहा है। दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे क्या होगा कि आपके अंदर प्राण शक्ति तो बढ़ेगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और कपालभाति से आपके पाचन संस्थान में भी बदलाव आएगा, सही होगा। और अनुलोम विलोम से आपका जो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा, साथ ही साथ तनाव भी कम होगा। तो कपालभाति कैसे करना है आप वीडियो देख लीजिएगा। सारे आसन और प्राणायाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ आप उसको डिटेल में सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैं बहुत जल्दी बताया हूँ, हो सकता है आपको टेक्निक समझ में नहीं आया हो। बाकी आप सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो कपालभाति के लिए शांत मन से बैठिएगा, झटके से सांस बाहर निकालनी है। सांस बाहर निकालेंगे तो हमारा पेट नीचे अंदर की तरफ जाएगा। ऐसे करना है। एक बार शुरू करिएगा तो कम से कम 20-25 स्ट्रोक लगाइएगा। इसी को स्ट्रोक कह रहे हैं। 20-25 स्ट्रोक लगाइएगा, बाकी 500-600 स्ट्रोक ना लगाइएगा शुरू में, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। कपालभाति करने के बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। दाहिने नाक को बंद करना है, यानी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और लेफ्ट से धीरे धीरे इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद राइट से निकाल लेना है। फिर राइट से इनहेल करना है, लेना है, लेफ्ट से निकाल देना है। यानी लेफ्ट से लेना, राइट से निकालना, राइट से लेना, लेफ्ट से निकालना। यह एक राउंड हुआ। ऐसे ही आपको कम से कम 10 राउंड करने हैं या 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको और लंबा कर सकते हैं। ध्यान नहीं देना कि बहुत धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जितनी देर में सांस लीजिए उतनी देर में सांस निकालिए, बहुत शांत मन से, चेहरे पे कोई तनाव ना है। बाकी जितने मैंने आपको काजेज बताए हैं उनसे बचिए, वह कारण उत्पन्न ना हो। अच्छा भोजन, अच्छी नींद, पॉजिटिव थॉट, बाकी ये योग, इतना आप कर लें तो बहुत अच्छा है। बाकी जो हेयर मसाज है, सिर की मालिश करिए,
तेल से करिए। बहुत सारे तेल मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो आयुर्वेदिक या हर्बल ऑयल है उनको लीजिए। आजकल मार्केट में जो ये सेंटेड ऑयल है उनको ना लीजिए। भृंगराज, आंवला ऐसे तेल का प्रयोग कर सकते हैं। मालिश जरूर करिए तेल का। रूसी ना होने पाए, शैम्पू से बार बार शैम्पू ना बदलिए। कुछ शैम्पू आपको सूट कर सकते हैं, कुछ शैम्पू नहीं सूट करेंगे। आप खुद बताएंगे कि आपके लिए क्या ठीक है, ऐसे शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं। और वो भी अगर आयुर्वेदिक शैम्पू हो तो बहुत अच्छा है, मैं वही रिकमेंड करूँगा आपको। बाकी जो चीज़ें हैं आप खुद जानते हैं, और आप अपने कमेंट लिखिएगा कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे ऐसे पेस्ट लोग बताते हैं जिनको बनाना लगाना ही मुश्किल है, खास करके जो कामकाजी लोग हो नहीं लगा सकते, लेकिन योग आप कर सकते हैं। योग आप सिस्टमेटिक सीखिएगा, और भी सारे अभ्यास हैं, सारे अभ्यास करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे बाल हालांकि कुछ पक गए हैं लेकिन झड़ते नहीं हैं, और पकना भी उनका रुक गया है। बहुत पहले पके हुए हैं, जितने पके थे लगभग वहीं पे रुके हुए हैं, अभी तक नए बाल नहीं पके हैं। और झड़ना तो बिल्कुल नहीं, मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते। और मैंने इसका देखा है, रिजल्ट देखा है योग का, और कई लोगों पे जो मैंने आजमाया है वो सारे आजमाने के बाद आपको बता रहा हूँ कि बहुत उपयोगी आपके लिए होने जा रहा है। बशर्ते योग आपको रेगुलर करना है, आपको डाइट पर ध्यान देना है। आपके जीवन में न सिर्फ बालों का झड़ना रुकेगा बल्कि और सारे बहुत बदलाव आएंगे। तो ये आप योग करके ही जानेंगे, इसलिए आप योग का अभ्यास करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दूसरे को भी आप शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको और सारे वीडियोज़ मिलते रहें। आप योग करें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, जय हिंद।